हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप जानते ही है रिसेंटली ये एडेनो वायरस जो है इसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शन मतलब उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखा जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्या क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसका स्प्रेड कैसे होता है, नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स क्या है, थर्ड है वार्निंग साइंस क्या है, जब इन्फेक्शन है किसी को तब क्या क्या वार्निंग साइंस है जो देखकर हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसे डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि नहीं, जब इसका इन्फेक्शन है उस टाइम में बेटर रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस वायरस। सो इसका प्रिवेंशन क्या है, इसी टॉपिक्स के ऊपर आज इस ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर मेरे इस चैनल में नहीं है तो चैनल को विजिट कीजिए। चैनल में और भी सारा हेल्थ रिलेटेड वीडियोस है, उसे आप देख सकते हैं। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो पहले देखते हैं कि एडेनो वायरस क्या है। एडेनो वायरस कोई सिंगल वायरस नहीं है, दिस इज वन ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस, ठीक है, जिसमें देखा जा रहा है कि मोर देन 50 इंडिविजुअल वायरल स्ट्रेन्स है। सो एडेनो वायरस कोई एक वायरस नहीं है, ये जो कैटेगरी ऑफ वायरस है इसमें बहुत सारा वायरसेस है। तो इसका जो इन्फेक्शन है, जो फीचर्स है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो इसके बाद है जो इन्फेक्शन, एडनोवायरस को जो जो इन्फेक्शन अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसी सीजन में इसका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द ईयर, सारे साल में डिफरेंट टाइम्स में ही होता है, लेकिन अभी थोड़ा मतलब मोर नंबर ऑफ केसेस अभी मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी सीजन में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इन्फेक्शन थ्रू आउट द ईयर ही होता है, लेकिन अभी इसका नंबर कुछ ज्यादा दिख रहा है। अब इसका स्प्रेड कैसे होता है, दैट मीन्स किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन कैसे होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या है, हम लोग जब छींकते हैं, खांसी होता है, तो उस टाइम क्या है, हम लोग के मुंह या नाक से ऐसा छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, ये इसमें जो बड़ा जो है ये ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाता, लेकिन जो छोटा है ये बहुत दूर तक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन होने की चांसेस है। नेक्स्ट है कुछ कंटामिनेटेड सरफेस है, जैसे जो सरफेस हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जैसा कोई फर्नीचर या फिर डोर्स या फिर वॉल डोर हैंडल्स, ये सब जो है जो हम लोग मतलब कॉमनली यूज करते हैं। अगर कोई एक इंसान जिसके शरीर में इसका इन्फेक्शन है, वो अगर उसे टच किया तो उसमें भी इन्फेक्शन रह सकता है कुछ देर के लिए। तो उससे भी मतलब कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से 2 हफ्ते तक हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जिस टाइम में शरीर में ये वायरस एंटर कर गए, लेकिन उसका कुछ सिम्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुआ, दैट मीन्स बॉडी के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन उसका कुछ साइन सिम्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 days to 2 weeks। अब जानना है जो हु आर एट रिस्क। इस वायरस का जो इन्फेक्शन है हर एक इंसान को ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका स्पेसिफिक एज ग्रुप है। लेकिन देखा क्या है कि कॉमनली जो चिल्ड्रन है, जो छोटा बच्चा है, उनमें इसका इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। और कहाँ कहाँ पे ये ज्यादा इन्फेक्शन आउटब्रेक होने का चांसेस है, जहां पे स्कूल्स, जहां पे गैदरिंग होता है, समर कैंप्स या फिर कॉन्टामिनेटेड पूल्स। ऐसा कुछ देखा गया है कि स्विमिंग पूल्स में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने नहाया या फिर स्विमिंग किया, उसके बाद वो पूल का जो वाटर है इट विल गेट कंटामिनेटेड विद द वायरस, देन और कोई आके वहां पे स्विमिंग किया या फिर कुछ एक्टिविटीज किया, तो उससे उनको भी इन्फेक्शन होने का चांसेस है। अब जानना है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एडनोवायरस इन्फेक्शन। एडनोवायरस इन्फेक्शन का सिम्टम्स है कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कॉमन जो फ्लू है उस टाइप का ही, वायरल फीवर जो है उनका वैसा ही सिम्टम्स रहता है। यहाँ पे फीवर होता है, फीवर देखा जा रहा है कि फीवर कभी कभी हाई ग्रेड फीवर तक होता है, इवन 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाता है। यूजुअली 5 to 7 डेज में ये फीवर कम हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखा जा रहा है कि ये जो फीवर है ये 10 to 14 डेज तक परसिस्ट कर सकते हैं।
इसमें और रनिंग नोज हो सकता है, नेजल कॉन्जेशन हो सकता है, इवन ईयर इन्फेक्शन होने का चांसेस भी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक ब्रोंकियोलाइटिस, न्यूमोनिया। बच्चों में यूजुअली देखा गया है कि ब्रोंकियोलाइटिस, न्यूमोनिया जैसा सीवियर सिम्टम्स भी हो सकता है। उसके साथ कॉन्जंक्टिवाइटिस, दैट मींस रेडनेस इन द आई, वो भी डेवलप कर सकता है। इसके साथ देखा जा रहा है कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकता है। उसके साथ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन, यूटीआई जैसा फीचर्स हो सकता है। उसमें फीवर, यूरिन में जलन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना, ऐसा फीचर्स भी रहता है। यूजुअली देखा गया कि जिस बच्चे में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहले से हुआ है, उनमें ऐसा कुछ मेडिकेशंस दिया जाता है जिससे उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन रहता है। ऐसा किसी बच्चे में ये डिजीज सीवियर होने का चांसेस ज्यादा है। ऐसा कोई बच्चा है तो उसे, अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर कंडीशन डिटोरिएट किया तो ऑब्वियसली उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत भी होता है। When to call your doctor, मतलब वार्निंग साइंस ऐसा कुछ है? हाँ, वार्निंग साइंस कुछ है जिसे बहुत ही मतलब ऑब्जर्व करना है क्लोजली, ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या फिर 104 या फिर उससे ज़्यादा रह रहा है और ये टेम्परेचर 5 से ज़्यादा दिन तक स्टे कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस का कुछ तकलीफ हो रहा है तो उसमें भी आपको डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है। सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन वाटर कंटेंट, तो बॉडी में अगर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो उससे भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस थे। छोटा बच्चा रहा तो उनमें अगर दिन में 3 बार से कम अगर डायपर चेंज करने का मतलब उससे 3 बार से कम डायपर चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें इनफेक्ट डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर से हेल्प लेना है। डिक्रीज्ड एक्टिविटी अलर्टनेस, बच्चा मतलब नॉर्मल एक्टिविटी अगर नहीं करते हैं इस टाइम में, उसका पुअर स्लीप, फास्टिनेस या फिर चेस्ट पेन, ईयर पेन ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कान से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है लिक्विड, तो ये सब केसेस में आपको अलर्ट रहना है। इस टाइम में आपके डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। कैसे ये कंडीशन को डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है आरटीपीसीआर, दैट मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उससे सैंपल कहाँ से लिया जाता है? ये नेसोफेरिंक्स से, एक स्वाब से। ये नेसोफेरिंक्स के इस एरिया से यूजुअली सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे पीसीआर मेथड से उसे एग्जामिन करते हैं। ब्लड, स्टूल या यूरिन सैंपल से भी किया जाता है, मतलब ये उतना कॉमन नहीं है। कॉमनली ये नेसोफेरिंजियल स्वाब से ही लेते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो एडनोवायरल इन्फेक्शन है, इसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कुछ वायरल इन्फेक्शंस में स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशंस दिया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें सपोर्टिव मेडिकेशंस है, जैसे फीवर के लिए पैरासीटामोल, एसिडिटी, पेन, एब्डोमेन के लिए दूसरा कुछ मेडिसिन, ये सब कॉमनली दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है तो इसमें मतलब चिंता करने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, 5 से 7 दिन फीवर रहता है, उसके बाद खुद से कम हो जाता है। लेकिन इस फेज में फीवर के लिए कुछ मेडिसिन, एसिडिटी, पेन, एब्डोमेन या फिर ईआर इन्फेक्शन या दूसरा कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसके लिए सपोर्टिव मेडिकेशंस दिया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में 5 से 7 दिन तक ये कम हो जाता है। लेकिन खांसी जो है, खांसी देखा गया है कि इसमें परसिस्ट कर रहा है ज्यादा दिन तक, इवन 15 डेज टू 30 डेज तक खांसी रह सकता है। लेकिन उसमें उतना मतलब घबराने वाली भी बात नहीं है। खांसी रहेगा तो उसके लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एंटीबायोटिक्स का उतना रोल नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक देने से उतना रोल नहीं है। लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है, लंग में डैमेज है, तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वहां पे डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स का रोल है। अब अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसमें क्या क्या मतलब एक्टिविटी स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं जिससे बेटर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन मेंटेन करना। उसके लिए क्या, हाइड्रेटेड रहने के लिए अच्छा मतलब ज्यादा करके पानी पीना है। फीवर के लिए पैरासीटामोल जैसा सिरप लेना है। एस्पिरिन यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि एस्पिरिन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकते हैं, ब्लीड होने का चांसेस रहता है।
जिसमें सीवियर इन्फेक्शन है सब कुछ ट्रीटमेंट के लेने के बाद भी, तो उस टाइम उतना देर नहीं करना है, डॉक्टर से एडवाइस लेना है, अगर जरूरत पड़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना है। अब इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कोविड के लिए या दूसरा कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वही ले सकते हैं, जिसमें एक हैंड वॉशिंग, बहुत अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करना है। नेक्स्ट है मास्क पहनना है। मास्क पहनने से जिसको अगर इन्फेक्शन है तो उनके ड्रॉपलेट से दूसरों का इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहता है। कोई अगर इन्फेक्शन, किसी में इन्फेक्शन है, फीवर, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, तब उसके नजदीक में जाने से पहले मास्क यूज कीजिए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, जो कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स है उसे डिसइंफेक्ट कीजिए। तो ये सब स्टेप्स जो है यूजुअली हम लोग कोविड के टाइम में भी लिए थे, तो वही सब स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करना है। उससे ये जो बैक्टीरिया, ये जो वायरल इन्फेक्शन है उसका ट्रांसमिशन थोड़ा कम होता है। तो ये सब स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। और मेरा चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए। मेरे चैनल में डिफरेंट ब्लॉग्स है, डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर मेरा ब्लॉग्स है। उसमें डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आपका कुछ सजेशंस है तो कमेंट करके बताइए, कुछ क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का कुछ वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।